हेलो एवरीवन। तो भाई मैथ्स में हमारा कॉन्फिडेंस डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। पेन चल रहा है, सवाल हो रहे हैं। आपको 30 सवाल की सीपीपी भी मिली थी, एक 30 क्वेश्चंस की इंटीग्रेशन की। बहुत मेहनत हो रही है भाई, बहुत मेहनत हो रही है। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं। एक एक सवाल वो हैंडमेड है, मतलब वो, ताकि सारे टाइप के इंटीग्रेशन आप उसमें प्रैक्टिस कर लो। इंटीग्रेशन जैसी चीज से जिसमें हमें इतना डर लगता था, उसके सवाल हो रहे हैं। कॉन्फिडेंस आया बच्चों इंटीग्रेशन में? अभी तो जिसमें आधा ही हुआ है। आज अपन डेफिनेट भी पूरा पढ़ के पूरा इंटीग्रेशन कमाल साफ कर देंगे एकदम। आज पता है, आज मैंने सोचा कि यार और तुमको क्या एक्स्ट्रा दे। इतने साल से सेम चीज चल रही है, पर अभी जो पेपर बदला है नीट में, उसके हिसाब से क्या अपन और एक्स्ट्रा करें। तो आज उसके लिए पता है, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठ गया मैं आज, थिंकिंग रखने के लिए कि यार कैसा पेपर आ रहा है, किस लेवल की मैथ्स की जरूरत पड़ रही है। नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करी फिर उसमें। अर्ली मॉर्निंग दिमाग बहुत फ्रेश माइंड होता है और एकदम तेज चलता है भाई। तो बहुत सारी चीजें अपन करने वाले हैं, बस तुम जैसे मेहनत कर रहे हो वैसे करते रहो। किस किसने अटेम्प्ट करी सीपीपी 4? हैंड्स अप करो। किस किसने अटेम्प्ट करी? वेरी गुड, क्या बात है, शाबाश, वेरी नाइस बेटा, बहुत ही बढ़िया। एक बार कोई अपनी कॉपी में दिखाएगा, अपन ने एक पूरा सिस्टम भी सेट करके रख रखा है। सीपीपीज एक कॉपी में होंगी, मॉड्यूल एक कॉपी में होंगे, नोट्स एक कॉपी में होंगे। हम 1 साल बाद की तैयारी कर रहे हैं, अभी की नहीं कर रहे हैं। इसको हमें बिल्कुल लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना है। ध्यान रखना, टॉपर्स जो होते हैं अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, स्पेंड नहीं करते हैं। वो सारा काम एकदम सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं, तब जाके टॉप रैंक्स आती हैं। बताओ कौन बताने वाला है? चलो अक्षरा जी, कॉपी में सॉल्व करा है आपने? वेरी गुड। बताओ। यस सर, थोड़े सवाल मतलब 2-3 अटेम्प्ट में हो पाए थे, लेकिन कल सारे दिखाओ, कॉपी दिखाओ। वेरी गुड, क्या बात है, शाबाश। काफी प्रैक्टिस हो गई फिर? हाँ, नहीं बहुत बढ़िया, आपने पूरा कंप्लीट किया है बेटा, वेरी गुड। अब इंटीग्रेशन में तेरे को फील कैसी आ रही है? सर बढ़िया आ रही है। अब कर लेगी ना बेटा इंटीग्रेशन के सवाल? यस सर, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। भाई इतनी प्रैक्टिस करी, अभी 30 की मिली है, अभी 30 क्वेश्चंस की मैं सीपीपी 5 भी दे दूंगा बेटा। और इनमें तो एक एक सवाल में ही 3-3, 4-4 इंटीग्रेशन भी थे। यस सर। तो अराउंड तुम्हारी 100-150 क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन की अपन प्रैक्टिस कर लेंगे बिल्कुल एकदम। अब कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस के साथ में अटैक करना है। कोई कह नहीं पाएगा ताकि अगली बार से कि यार नीट के बच्चे की मैथ्स कमजोर होती है, इसलिए फिजिक्स में नंबर कम आते हैं, है ना? तो मेरा 10 में कम नंबर आए थे मैथ्स में। अब चिंता मत कर, कॉन्फिडेंस बढ़ा नहीं बढ़ा पर बता। यस सर। बस शाबाश। कोई और भी कॉपी दिखाओ, बहुत अच्छा काम करा है इन्होंने, है ना? चलो मैं मेरे हिसाब से पूछ लेता हूँ सबको। आकाश, हाँ बेटा आकाश। यस सर, एक कॉपी है। मैंने जो जो राइट हुए थे उसमें टिक भी कर दिया चेक करने के बाद, और जो जो रॉन्ग हुए थे उसमें मैंने सर्कल करके उनको रॉन्ग भी किया और बाद में लास्ट में करेक्शन किया। ओके, वेरी गुड, क्या बात है, शाबाश। इतनी इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस हो गई, रात को सपने में भी इंटीग्रेशन आया होगा। दिन में भी आता है। अच्छा, दिन में भी आता है, रात को तो आता ही है, दिन में भी आता है। ऐसा ही होना चाहिए बेटा, क्या बात है। देखो कितना पेन चल रहा है यार, कितना पेन चल रहा है, बहुत ही बढ़िया बेटा। कैसा है कॉन्फिडेंस अब?
हाँ सर अच्छा है कॉन्फिडेंस। बढ़िया, ऐसे लग रहा है हाँ सर। शाबाश, ठीक है, ओके बेटा, वेरी गुड। देखो मैं तुम्हें ना एकदम ऐसी फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं जिससे तुम्हारा फिजिक्स में कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ जाएगा, कॉन्सेप्ट्स पक्के हो जाएंगे और तुम सवाल फोड़ दोगे। अगले वीक से अपन मॉडर्न फिजिक्स चालू करने वाले हैं, अगले मंडे से। आप सोचो, सबसे जबरदस्त चैप्टर, और उसमें ऐसे ऐसे सवाल करेंगे, बवाल सवाल एकदम, ठीक है ना। और बच्चों एक चीज और, अभी तुम सीपीपीस कर रहे हो, तुम्हारे लिए मैं सोच रहा हूं अच्छे इंटीग्रेशन और अच्छे डिफरेंशिएशन और अच्छे सीपी में तो अच्छे हैं सही, पर एकदम धांसू लेवल एसपीपी सुपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे दूं एक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की, है ना। मतलब घबराओगे तो नहीं, उसमें से 10 में से 5 या 6 होंगे तो घबराओ तो बता दो, हैं। ये शाश्वत घबरा जाएगा यार, नहीं सर। पक्का? जी सर। श्योर? श्योर सर। ऐसा तो नहीं लगेगा कि सर 10 में से आपने, मैं जान करके उनको इतना टफ बनाऊंगा कि आपको 10 में से 6 या 7 ही हो, मतलब 3 तो आपको ऐसा एकदम तेल निकल जाए कि भाई क्या जेई लेवल के सवाल, एडवांस लेवल के सवाल दे दिए क्या सर ने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में भी। करें वैसा एक? वाह यार, तू तो स्ट्रेटेजी बुक लेके बैठा हुआ है। सर गलती से आ गया सर नीट के मॉड्यूल के साथ। ओ गलती से नहीं आया, भिजवाने लग गए अब हम, कई बार कई उसमें आ जाता है, पढ़ लेना, बहुत बढ़िया किताब है ये। जी सर। हाँ, इसमें बहुत सारी टिप्स हैं, बहुत सारे बैकलॉग कैसे क्लियर करना है, रिवीजन, टेस्ट स्ट्रैटेजी, ओएमआर बेस्ड टेस्ट स्ट्रैटेजी भी है इसमें पूरी, है ना। बहुत बहुत ज़बरदस्त है, मार्किंग, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है, बहुत सारी चीज़ें। चलो बढ़िया है ना। शाबाश। चलो बच्चों, अब अपन आ जाते हैं अपने इंटीग्रेशन पे। आज देखो कितनी मेहनत करी है, आज सुबह 5 बजे उठ के देखो तुम्हारे लिए क्या क्या बनाया बताता हूँ। देखो आज जो है ना पूरा ये इसका पूरा मसाला तैयार करा है आज। इंटीग्रेशन के बाद अपन यही सब पढ़ने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और फिर जो मिसलेनियस चीज़ें होती है, जो मिसलेनियस चीज़ें होती है ये सारी तैयार करिए आज डिफरेंट लेवल पे। इसमें इतना बढ़िया सवाल करेंगे अपन, एनसीईआरटी में गिवन है और अभी तक नीट में आया नहीं है वो, लेकिन आएगा वो, देखना 3 साल के अंदर अंदर में। गट फीलिंग कह रही है कि वो सवाल अब, क्योंकि लेवल वैसा हो गया है, वो सवाल आएगा। बहुत प्यारा सवाल है वो, बहुत प्यारा सवाल है, देख लेना तुम। 3 साल के अंदर अंदर में गट फीलिंग कहती है ना, आएगा वो, और तुम्हारे टाइम ही आया तो मजा आ जाएगा फिर तो, है ना। चलो अपन अब जो है, चलो भाई, अपन अब इंटीग्रेशन में महारत जो अपन ने हासिल करी है, इतनी मेहनत करी है, आज अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है उसकी भरपूर प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये ज़्यादा काम आता है, ऑब्वियसली पहले इंडेफिनेट होता है, उसमें भी फिर डेफिनेट लगता है, ठीक है ना। बहुत आसान है ये। देखो हमने कल क्या पढ़ा था, स्पीड टाइम का एरिया हमको डिस्टेंस दे देता है, इंटीग्रेशन हमको डिस्टेंस दे देता है, लेकिन T1 से T2 टाइम इंटरवल तक हमको पता होना चाहिए कि हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक का एरिया निकालना है, कहां से कहां तक का डिस्टेंस निकालना है। एक पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करें तो भाई देखो भाई, ये जो लिमिट होती है भाई यहां से यहां तक, तो इसको अपर लिमिट कहते हैं। और ध्यान रखना जो dt होता है तो उसमें t की लिमिट जाती है, dx होगा तो x की लिमिट जाएगी, dv होगा तो v की लिमिट जाएगी। तो भाई यहाँ पर t इक्वल टू T2 अपर लिमिट कहलाती है, t इक्वल टू T1 लोअर लिमिट कहलाती है। इस तरह से डेफिनेट इंटीग्रेशन डिफाइन होता है। अब देखो तो भाई इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं जब उसको लिमिट के बीच में इंटीग्रेट करते हैं, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, डेफिनेशन है डेफिनेट की, ठीक है ना। जैसे 1 से 3 के बीच में इंटीग्रेट करना है, तो अब इसको मैथ्स में ऐसे लिखते हैं, अगर जनरल फंक्शन की बात करें तो, मतलब घबराना मत इसको देखकर, कि x की लिमिट a से लेकर b तक है, कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, x स्क्वायर फलाना ढिमाका, ये अपन ने लिख भी लिया है। a लोअर लिमिट कहलाती है, b अपर लिमिट कहलाती है वेरिएबल x की। अब सबसे बड़ी बात है जो सीखनी है आज हमको, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो अब ऐसा सवाल आएगा,
एक्स स्क्वायर डी एक्स का। अब पहले देखना है, अभी कुछ लिखना नहीं है, सब लिखवा दूंगा, आपको पता है हम नोट्स भी बना लेते हैं पूरे के पूरे। एक्स स्क्वायर डी एक्स, सबका फोकस इधर होना चाहिए, वेरी सिंपल थिंग है ये। एक्स स्क्वायर डी एक्स का हमें इंटीग्रेट करना है एक्स इक्वल टू 1 से एक्स इक्वल टू थीटा। तो स्टेप्स क्या होती हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, ये देखो। सबसे पहले तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें, फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1 सिंपली है ना, कैलकुलेट इंटीग्रेशन, कैलकुलेट इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रेशन। पहले इसको डू इंटीग्रेशन, इसको आसान भाषा में लिखते हैं अपन, पहले इंटीग्रेशन कर दो नॉर्मली, है ना, डू इंटीग्रेशन, जैसा अभी तक करते आए हैं वैसा इंटीग्रेशन कर दो। तो चलो फर्स्ट स्टेप करते हैं इसमें, इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 3 प्लस ससुराल का सी, ससुराल से सी आता है पता है हमको। ये हमने पहली स्टेप कर ली। अब ध्यान से सुनो, दूसरी स्टेप क्या है, दूसरी स्टेप क्या है ना, पुट स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो जो आंसर आया उस पे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो जो आंसर आया उस पे, ठीक है ना, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। और फिर नीचे लोअर लिमिट डाल दो, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। तो पहले इंटीग्रेशन कर लिया, फिर लोअर लिमिट और अपर लिमिट एक बार को डाल दी। अब स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 क्या है, ये जो पूरा इंटीग्रेशन आया इसमें x इक्वल टू 2 डाल दो जहां जहां पर भी x है। तो पुट x इक्वल टू अपर लिमिट, x इक्वल टू अपर लिमिट, x इक्वल टू अपर लिमिट इन दी एक्सप्रेशन, जहां जहां पर x आ रहा है उसको अपर लिमिट की वैल्यू से रिप्लेस कर दो, जहां जहां भी x आ रहा है उसको अपर लिमिट की वैल्यू से रिप्लेस कर दो, है ना। फिर माइनस, पूरा ये बता देता हूं, 3 स्टेप का प्रोसेस है, माइनस पुट x इक्वल टू लोअर लिमिट, x इक्वल टू लोअर लिमिट इन दी एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में लोअर लिमिट पुट कर दो। जैसे x इक्वल टू 3 था, सॉरी यहाँ पर x इक्वल टू 3 था, हमने x इक्वल टू 2 लिख दिया, कोई बात नहीं, x इक्वल टू 3 x इक्वल टू 1 था। अब देखो, तो जहाँ जहाँ भी x आ रहा है पहले x इक्वल टू 3 डाल दो उसमें, तो x इक्वल टू 3 डाल दो सबसे पहले उसमें, तो x की वैल्यू 3 डाल दो एज इट इज, तो 3 क्यूब बाय 3 प्लस c, देन माइनस सब्ट्रैक्ट करना होता है, सेम चीज में x इक्वल टू 1 डाल दो जहाँ जहाँ भी x आ रहा है, x क्यूब मतलब 1 क्यूब, जहाँ जहाँ भी x आ रहा है बिल्कुल दिमाग लगा के वहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। अब देखो c माइनस c से c तो कैंसिल हो जाएगा, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक अच्छी बात है कि c हट जाता है, ये c हट जाता है, तो इसमें c की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये कितना आ गया कैलकुलेट कर लो, 3 क्यूब बाय 3 माइनस 1 क्यूब बाय 3, तो 27 माइनस 1 भाई 27 बाय 3 माइनस 1 बाय 3 दैट इज इक्वल टू 26 बाय 3, आंसर आ गया। तो इस चीज़ का आंसर, इस पूरी चीज़ का जो आंसर है, इस पूरी चीज़ का आंसर आ गया 26 बाय 3। ऐसे कैलकुलेट होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, ऐसे कैलकुलेट होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। वापस से बताता हूँ, देखो क्या करा, सबसे पहली स्टेप क्या है, इंटीग्रेशन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं ये, कभी गलती नहीं करोगे आप। पहले इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो कि भाई x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 3 तक इस चीज़ को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है, स्टेप नंबर 3, जहाँ जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ पर ये डाल दो, माइनस जहाँ जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ पर लोअर लिमिट डाल दो। पहले अपर लिमिट जाती है फिर लोअर लिमिट जाती है। क्लियर हो गया सबको एकदम अच्छे से, क्रिस्टल क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर, वेरी गुड, चलो बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना। अब कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं चलो इसके, ठीक है। अब जैसे सपोज करो हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन, इसमें मेन तो है इंटीग्रेशन ही, मेन तो है इंटीग्रेशन ही जिसकी हमने इतनी प्रैक्टिस करी है। तो इंटीग्रेशन सपोज करो ये हमारे पास में आ गया x² + x + 2, बड़ा इंटीग्रेशन ले रहे हैं सीधे ही।
अच्छे लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन सीधे यहाँ पर, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन करना है dx, कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू से x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 2 तक सपोज करो, है ना। तो ये हमें कैलकुलेट करना है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 तक। देखो एक सवाल मैं कर देता हूँ, अगले वाले फिर सारे आप कैलकुलेट करना, ठीक है ना। तो देखो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले नॉर्मल इंटीग्रेशन निकालो। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, फिर 2 का इंटीग्रेशन, सर पता है 2 का तो सिंपल इंटीग्रेशन 2 का होता है 2x, 2 का इंटीग्रेशन होता है 2x, मतलब 1 का इंटीग्रेशन जब x होता है तो 2 का इंटीग्रेशन 2x होता है। ये इंटीग्रेशन समझ में आ गया सबको, इसी की तो इतनी प्रैक्टिस करी थी हमने। यहाँ तक क्लियर है सबको बात। फर्स्ट स्टेप, इसमें फर्स्ट स्टेप ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्टेप ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सही इंटीग्रेशन होना चाहिए। अब यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए, अब स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए, कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 तक। तो सबसे पहले जो एक्सप्रेशन दिख रहा है उसमें x की वैल्यू 2 डाल दो, जहाँ जहाँ भी x दिख रहा है, तो यहाँ x दिख रहा है तो 2 क्यूब बाय 3 प्लस यहाँ x दिख रहा है 2 स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस, इसकी प्रैक्टिस भी करना, इसकी प्रैक्टिस भी करना। c हटा दिया मैंने पिक्चर में से, c हटा ही दिया, अब पिक्चर में से c हटा ही दिया, डेफिनेट में c की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। अब यहाँ पर x 0 डाल दो, 0 क्यूब बाय 3 प्लस 0 स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 इंटू 0, ये तो पूरी टर्म में 0 हो गई। अब जो भी आंसर आना होगा वो आ जाएगा, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया 8 बाय 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6, चलो कर लो यार, 6 3 जा 24, 6 3 जा 18। अभी ये क्या, इत्तेफाक से इस बार भी आंसर 26 बाय 3 आ गया। लो बताओ ये क्या हो गया ओहो, आज हमारा लग रहा है ये 26 बाय 3 आया ना, तो 18 प्लस 8 26 बाय 3 आ गया आंसर। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। चलो एक एग्जाम्पल अब अपने आप प्रैक्टिस करना। इंटीग्रेशन, अच्छा ऐसा जरूरी नहीं है कि लोअर लिमिट अपर लिमिट से कम हो, ये ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि अपर लिमिट की वैल्यू कम आनी चाहिए हमेशा, नहीं, कुछ भी हो सकता है। जैसे सपोज करो तुम्हारे पास में आ गया 3x स्क्वायर माइनस 2x, ये है। और अब सपोज करो x इक्वल टू नीचे है 3, ठीक है, और ऊपर है x बराबर -1। इसमें लोअर लिमिट है 3, अपर लिमिट है -1। अब इसमें पता है, तुम लोग कंफ्यूज मत हो ना, जो नीचे लिखी है वो लोअर लिमिट ही है, इसको 3 से -1 इंटीग्रेट करना है। सर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। स्टेप्स फॉलो करो, इसका इंटीग्रल लिखो पहले, फिर उसमें -1 वैल्यू डालो सबसे पहले, जहां जहां भी x आ रहा है, फिर उसमें 3 वैल्यू डालो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप, पहले इंटीग्रल लिख लो, दैट इज इक्वल टू, तो 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, 3 बाहर आ गया, -2 इंटीग्रेशन x dx। तो पहले इंटीग्रल लिख रहे हैं, तो दैट इज 3x क्यूब बाय 3 -2 x स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, तो जो इसका इंटीग्रल आ गया वो आ गया x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट स्टेप डन, वो इंपॉर्टेंट है। तो इसका इंटीग्रल ये आ गया x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, वेरी गुड। स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, यहाँ पर x इक्वल टू 3 डाला, यहाँ पर x इक्वल टू -1 डाला। अब सबसे पहले -1 की वैल्यू डलेगी, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना हमें, -1 की वैल्यू डाल देंगे सबसे पहले इसमें अपन, ठीक है। तो भाई अब क्या हो गया, सबसे पहले -1 डालो इसमें, तो भाई -1 का होल क्यूब माइनस -1 का होल स्क्वायर। अब मैंने आपको टफ कैलकुलेशन का दिया है, तो पहले -1 डाला, अब माइनस करो एज इट इज़, फिर जहाँ जहाँ भी x दिख रहा है उसके बदले 3 डालना है, 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। -1 का होल क्यूब मतलब -1, -1 का होल स्क्वायर मतलब 1, -1 इंटू -1 1 होता है, माइनस पड़ा हुआ है तो ये 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो फिर
27 माइनस 9, 27 माइनस 9, तो -2 माइनस 18, तो ये आ गया -20। इसका आंसर आएगा -20। ठीक है, चलो राइट। तो भाई ये फर्स्ट स्लाइड पे अपन ने ये देखा कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन इसमें से ढंग से करनी है, जल्दीबाजी नहीं करना है, और फिर ये करा। चलो कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर अपन। ठीक है, चलो अब साइन के फंक्शन वगैरह कर लेते हैं। आज जो सीपीपी मिलेगी उसमें भी 30 सवाल आपको मिलेंगे, भर भर के डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करना। चलो अब इंटीग्रेशन अपन करते हैं। सपोज करो साइन थीटा, ठीक है ना। साइन थीटा का याद रखना, इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। साइन थीटा डी थीटा है ना। थीटा बराबर, अब रेडियन में एंगल दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, रेडियन में एंगल दे रहा हूँ। सपोज करो 0 डिग्री से थीटा बराबर, या रेडियन ले लो, ठीक है, 0 से 90 भी कर सकते हैं, π/2 भी कर सकते हैं, डिग्री में ले लो, कोई दिक्कत नहीं, डिग्री में ले लेते हैं। चलो 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री। चलो इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। पहली स्टेप, पहले इंटीग्रल लिखो, पहली स्टेप इंटीग्रल लिखो। साइन का होता है माइनस कॉस थीटा, डिफ्रेंशिएशन का उल्टा होता है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। बिल्कुल बिना दिमाग लगाए सबसे पहले ऊपर वाली क्वांटिटी, जो ऊपर वाली वैल्यू, इसमें जहाँ जहाँ थीटा आ रहा है वो डाल दो। माइनस कॉस 90 डिग्री, माइनस तो आएगा, माइनस माइनस कॉस 0 डिग्री, कॉस 90 0, माइनस माइनस प्लस, प्लस कॉस 0 डिग्री 1, तो आंसर आ गया 1। अब फटाफट से इंटीग्रेशन कॉस थीटा भी कर लो, ये बहुत काम आएगा। ये इंटीग्रेशन साइन थीटा कॉस थीटा बहुत काम आता है ना। इसको तुम कर लो थीटा बराबर 0 डिग्री से, है ना, और थीटा बराबर 90 डिग्री तक ही कर लो। चलो इसको भी, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, साइन थीटा होता है ना, 0 से 90 डिग्री तक। तो बस पहले 90 डाल दो, तो साइन 90 माइनस साइन 0 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0 1। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ठीक है, अब आपको सीपीपी में मिल जाएंगे सवाल काफ़ी सारे, वो कर लेना। अब अपन जो है कुछ स्पेशल तो नहीं है ये, मतलब जैसे अपन अब कुछ ऐसी चीज़ देखते हैं। एक सवाल और कर लो। चलो अभी लॉग भी आपको पढ़ाऊंगा मैं। मान लो जैसे आपने करा इंटीग्रेशन 1/x dx, है ना। इंटीग्रेशन 1/x dx है, x बराबर 3 से, अरे x बराबर सपोज करो 5। सबसे पहला स्टेप 1/x का आता है ln x, फिर x बराबर 3 से x बराबर 5 तक। सिंपल, पहले x की वैल्यू 5 डाल दो, ln 5 माइनस, फिर x की वैल्यू 3 जाएगी, ln 3। ये अभी आज पढ़ेंगे हम, ln a माइनस ln b इज ln a/b। सर ये मुझे समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आज पढ़ा दूंगा आपको। लॉगरिथम आज पढ़ेंगे अपन, आज या कल, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में आएगा मेनली लॉगरिथम, पर log a माइनस log b इज log a/b। ठीक है, यहां तक समझ लो। ये पार्ट अभी के लिए छोड़ दो, और जिसको पता है, पहले से पता है, वो ठीक है। जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं, इसको पढ़ेंगे अपन। ठीक है, चलो, है ना। तो डेफिनेट के बहुत सारे होमवर्क आपको मिल जाएंगे। अब सपोज करो जैसे हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन साइन एक्स, या चलो इंटीग्रेशन साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स डी एक्स। ध्यान से सुनना, देखो अब एक बात, साइन एक्स डी एक्स कितना होता है ये, माइनस कॉस एक्स। चलो एक सवाल आपसे पूछता हूं, क्या सबूत है आपके पास में कि ये मैंने सही लिखा है? कैसे वेरीफाई करोगे
इसमें चेक पॉइंट क्या है, इसमें चेक पॉइंट क्या है सर? डिफरेंशिएट करके देख लो, वेरी गुड। माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आता है साइन एक्स। चेक पॉइंट क्या है सर? डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स, वो आ जाएगा। ये माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। देखो सर ये साइन एक्स आ गया, तो कॉस माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स आ गया। इसका मतलब हमने सही लिखा है। फील आई सबको? शाबाश, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अब आप खुद बताना। देखो रटने की जरूरत नहीं है, नो रट्टा, नो रट्टा। सपोज करो आपके पास यहां पर होता 2 sin x की बात नहीं कर रहे हैं अपन, 2 sin x की बात नहीं कर रहे हैं अपन, साइन ऑफ 2x होता आपके पास में। सपोज करो साइन ऑफ 2x होता, तो यहां पर cos 2x, क्या ये सही है क्या? अब मुझे चेक करके बताओ क्या ये सही लिखा है क्या? अब साइन 2x का इंटीग्रल क्या माइनस कॉस 2x आएगा क्या? डिफरेंशिएशन में चेक करने के लिए चेन रूल लगाना पड़ेगा आपको। कॉस 2x में मसाला सेम नहीं है सर, मसाला सेम नहीं है, बात सही है, मसाला सेम नहीं है मसाला सेम नहीं है सर यस, मसाला सेम नहीं है। अब यहाँ मसाला हम सेम कैसे बनाएं? यहाँ मसाला हम सेम कैसे बनाएं? देखो यहाँ मसाला हम सेम कैसे बनाएं? वेरी गुड। तो देखो इसको अपन एक काम कर सकते हैं भाई, देखो इसको अपन एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं साइन 2x डी ऑफ 2x। मैं आपको चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी रटा सकता हूँ, लेकिन मैं फॉर्मूला रटाना नहीं चाहता आपको, मैं फॉर्मूला रटाना नहीं चाहता आपको। डी ऑफ 2x, अब लेकिन यहाँ तो dx था, यहाँ तो dx था, तो हमको dx अपॉन डी ऑफ 2x लिखना पड़ेगा। इस सवाल को हमने ऐसे चेंज कर दिया, इस सवाल को हमने ऐसे चेंज कर दिया। अब आप ये जो पार्ट लिखा हुआ है इसका आप लिख सकते हो माइनस कॉस 2x। इस वाले, अब क्योंकि मसाला सेम हो गया और यहां पर सेम हो गया तो ये बात सही है। अब मसाला और ये आर्ग्यूमेंट सेम हो गया तो माइनस कॉस 2x यहां तक आ जाएगा। लेकिन अब ये चीज नेक्स्ट, अब ये चीज आ गई हमारे पास में, इसको कैसे सॉल्व करें? इसको कैसे सॉल्व करें? dx अपॉन डी ऑफ 2x। देखो dx अपॉन डी ऑफ 2x हमें अब सॉल्व करना है। थोड़ा सा देखो, बहुत अच्छे लेवल पे बात कर रहे हैं अपन, समझ के सब चीजें, घबराना मत। dx अपॉन डी ऑफ 2x, dx अपॉन डी ऑफ 2x, इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन डी ऑफ 2x अपॉन dx। dx को नीचे भेज दिया मैंने। हो सकता है आपको लगे सर क्या कॉम्प्लेक्स मैथ्स चल रही है, पर हम डाइजेस्ट करेंगे। अरे नीट है तो क्या हुआ भैया, सीखेंगे तो सब सही। ये क्या चीज है? 2x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना आता है क्या? यस सर आता है, यस सर बिल्कुल आता है, यस सर बिल्कुल आता है। तो भाई ये कितना लिखा हुआ है? ये 1/2 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है डिनो, ये देखो ये 2 के बराबर होता है ये, तो ये लिखा हुआ है 1/2। यस, तो इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 1/2, इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर 1/2, इसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई 1/2। ये सिर्फ इस केस में लग रहा है, ध्यान रखना, ये सिर्फ इस केस में अपन इस तरह से सॉल्व कर पा रहे हैं। इंटीग्रेशन में अपन इसको पूरे को तो ये 1/2 लिख रहा है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहां पर 1/2 का फैक्टर एक्स्ट्रा आया, 1/2 का फैक्टर एक्स्ट्रा आया। बात समझ में आई क्या सबको? तो कभी आपके पास में ऐसा आ जाए साइन ax का इंटीग्रेशन आपके पास में आ जाए, तो इस तरह से इसको याद रखना। मान लो साइन a टाइम्स x dx, a बाहर नहीं है, a एंगल के साथ है, a एंगल के साथ है, तो इसका होता है माइनस कॉस ax डिवाइडेड बाय a। इसी तरह से कॉस ax का इंटीग्रेशन अपन करें तो ये होता है साइन ax बाई a।
पूरी चीज ए से डिवाइड हो जाती है, पूरी चीज ए से डिवाइड हो जाती है। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स बाई ए, ये भी ए से डिवाइड हो जाती है, ये भी ए से डिवाइड हो जाती है। आया सबको समझ में ये? क्योंकि इसमें ए एक्स आ रहा है। इसको समझने का एक और तरीका है, इसको समझने का एक और तरीका है, डिफरेंशिएशन में ए मल्टीप्लीकेशन में आता है। अगर इसका डिफरेंशिएशन करना होता तो चेन रूल से ए मल्टीप्लाई होता, लेकिन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का बिल्कुल अपोजिट होता है, इसलिए इसमें ए से डिवाइड हो रहा है, इसमें ए से डिवाइड हो रहा है। देखो ये सीधे फॉर्मूले हो गए जो आप याद भी रख सकते हो, लेकिन उसका जो लॉजिक है, उसका जो लॉजिक है वो हमने यहां पर देख लिया था, उसका जो लॉजिक है वो हमने यहां पर देख लिया था। देखो वापस से बताता हूं, मुझे पता है थोड़ा सा ऐसा हो गया होगा, अरे सर। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम जैसे हमने अभी समझा कि साइन 2x का माइनस कॉस 2x बाई 2 पूरे डिवाइड बाई 2 होगा, समझ के करा, और ये बहुत बड़ी रिस्क है, ये बहुत बड़ी रिस्क है जो मैं ले रहा हूं तुम्हारे साथ में। देखो ध्यान से समझना इस बात को, क्योंकि इसमें हो सकता है तुमको लगे कि अरे यार सर ने तो पता नहीं क्या कहा, मेरे तो ऊपर से निकल गया। दूसरी अप्रोच थी, मैं तुम्हें सीधे रटवा देता, यार बेटा पता है साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन है ना कॉस ए एक्स बाय ए होता है। फिर तुम्हें एग्जाम्पल करवाता, बेटा अब साइन 2x का खुद निकालो, तो तुम खुश होके करते सर माइनस कॉस 2x बाय 2। बताओ कौन सी अप्रोच से अपन पढ़े, समझने वाली से पढ़े कि रटने वाली से पढ़े? समझने वाली से पढ़े तो हैंड्स अप कर दो, सर तकलीफ हो भी रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम तो समझने वाली से करेंगे। तुम बता दो भाई, समझने वाली से करेंगे सर अल्टीमेटली, क्योंकि उसमें याद तो कर ही लिया हमने, लेकिन एटलीस्ट हमको समझ में तो आया। कल को भूल गए एग्जाम में तो पता तो रहेगा, श्योर है? चलो ठीक है, अब हैंड डाउन कर लो, मैं सबके हैंड डाउन कर रहा हूं। अब जिनको लग रहा है ईमानदारी से कि सर रटने वाली से ही कर लो, मैंने कर दिया सबके हैंड डाउन, है ना, ऑटोमेटिक यहाँ पर अपने पास फीचर है, सबके हैंड डाउन भी कर सकते हैं अपन। अब रटने वाले हैंड्स अप कर दो, सर मेरे को तो आप रटवा दो, मतलब मेरे को ताकि क्लास का एक बार पता पड़ जाएगा ना, सर समझने वाले गया तेल लेने, है ना, सर मैं रट लूँगा, है ना। तो एक बच्चे ने हैंड्स अप कर रखा है शायद, बेटा तूने गलती से कर रखा है कि सही में कर रखा है? हाँ अच्छा गलती से हो गया था वो, अच्छा कोई नहीं बोल रहा है, पक्का? देखो अभी तो तुम बोल रहे हो, जो आज अपन ने समझा ये समझ में आया ना कि 1/2 नीचे कैसे आया, कि सर ये जो है 1/2 नीचे कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ मसाला हमने सेम करा तो dx/d2x आ गया, और ये 1/2 होता है, ये 1/2 होता है, ये 1/2 होता है, इसलिए यहाँ पर 1/2 आएगा, इसलिए यहाँ पर 1/2 आएगा। मैं इसको डिफरेंशिएट करके चेक भी कर सकता हूँ, cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x इंटू 2, उस 2 से ये 2 कटेगा, तब जाकर ये साइन 2x आएगा, इसलिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1/2 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1/2 आ रहा है। इसमें थोड़ा चेन इंटीग्रेशन नहीं है, ये चेन इंटीग्रेशन कहना गलत टर्म है, वो तो यहां पर ऐसा बैठ रहा है इसलिए ऐसा हो गया। इसलिए साइन ए एक्स कॉस माइनस कॉस ए एक्स बाई ए आता है, इसमें ए से डिवाइड हो जाता है, इसमें ए से डिवाइड हो जाता है। तो भाई अब हमने समझ भी लिया कि साइन ए एक्स का कॉस ए एक्स बाई ए आता है। अब तुम डंके की चोट पे कर लो, अब तुम डंके की चोट पे चीज कर सकते हो, अब तुम फटाफट एग्जाम्पल भी कर सकते हो इसमें। चलो बताओ, इंटीग्रेशन साइन 3x, इंटीग्रेशन साइन 3x होता तो कितना आता? माइनस कॉस 3x बाय 3, बस काम खत्म, माइनस कॉस 3x बाय 3, शाबाश बहुत बढ़िया, है ना। अब एक जो कैपेसिटर है ना, EMI ये सब पढ़ेंगे, इसमें एक चीज आएगा इंटीग्रेशन e की पावर, पहले सिंपल करा देता हूं, इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx के टर्म में, बताओ कितना आता?
ई की पावर 2x/2। शाबाश, बहुत बढ़िया। यहाँ -2x होता तो, यहाँ -2x होता तो सर यहाँ पर -2 आ जाता और यहाँ पर भी -2 आता, यहाँ पर भी -2 आता। फैक्टर कोई सा भी हो सकता है, फैक्टर कोई सा भी हो सकता है मल्टीप्लाई में। चलो अब एक लेवल और जाते हैं, एक लेवल और जाते हैं। सपोज करो, चलो उसके जाने से पहले एक चीज और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ई की पावर -x/2 होता, ई की पावर -x/2 होता तो कैसे करते? अब इसमें a कितना है, a कितना है जो x के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सर a है इसमें हाफ, नहीं -हाफ। तो अगर हम इसको e की पावर ax से कंपेयर करें, इसको e की पावर ax से कंपेयर करें तो ऐसे कर लिया करो, ax बराबर -x/2, तो a बराबर -हाफ आ गया, a बराबर -हाफ आ गया। तो यहाँ तो पहले एज इट इज़ लिख दो, यहाँ तो पहले एज इट इज़ लिख दो, फिर डिवाइड कर दो -हाफ से, डिवाइड कर दो -हाफ से। जो यहाँ पर है उसी से डिवाइड हो गया, ये उचक के ऊपर चल जाएगा तो -2 ई की पावर -x/2। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, हो सकता है आपको थोड़ा सा लगे, क्योंकि आपने काफी सारे बच्चे हैं जो इस लेवल पे गए नहीं होंगे पिछले सालों तक, कहीं से पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन लेवल पे नहीं जाते लोग। हो सकता है थोड़ा सा इनिशियल ऐसा लगे कि यार डाइजेस्ट करने में दिक्कत आ रही है, पर करो बेटा, आपकी ऐसे ही कैपेसिटी बढ़ेगी। इट्स बेटर कि हमें 90% समझ में आए, 10% में हमें मेहनत करनी पड़े एक्स्ट्रा, बनस्पत कि यार 100% ही समझ में आ रहा है क्योंकि सब हलवा चल रहा है। नहीं, हमें थोड़ा सा जब अनकंफर्टेबल होते हैं इसका मतलब हमें फ़ायदा हो रहा है। ये तो मेरे लिए बहुत आसान है, मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल लूँगा ही नहीं, आप खुश होके जीते रहोगे जब तक फाइनली 2026 में 27 में जब भी आपका एग्ज़ाम है, 28 वाले बच्चे भी देख रहे हैं, 29 वाले भी देख रहे हैं, जब भी वाले बच्चे देख रहे हैं इसको, भाई तब हमारा एग्ज़ाम होगा, तब पता पड़ेगा यार ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। क्या हमें ऐसा चाहिए कि यार कुछ एक चीज़ें एग्ज़ाम में पहली बार देखें? नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए। हम इसलिए सारे लेवल की प्रैक्टिस करेंगे। अब चलो देखो, अब थोड़ा सा इसका मुझे अच्छे से जवाब देना। ई की पावर -t/RC, ई की पावर -t/RC, ये कैपेसिटर में दिखेगा ऐसा, R रेजिस्टेंस है, dt, इसका इंटीग्रेशन, कोई गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। नाउ दिस इज वेरी गुड लेवल, है ना। आपको कंफ्यूजन हो तो ax से कंपेयर कर लिया करो, इसको इससे कंपेयर कर लिया करो, कंपेयर विद e की पावर ax से कंपेयर कर लिया करो। तो इसमें e की पावर a इंटू टी से कंपेयर कर लो, a इंटू टी से कंपेयर कर लो, तो e की पावर a इंटू टी से कंपेयर कर लें इसको अपन, तो e की पावर a इंटू टी से कंपेयर कर लें, तो e की पावर a इंटू टी इज इक्वल टू e की पावर -t/RC। तो a की वैल्यू आ गई -1/RC, और इसका इंटीग्रेशन आता है, इसका इंटीग्रेशन आता है e की पावर AT/A, और a की वैल्यू अब डाल दो आप, तो e की पावर एज इट इज आ जाता है ये तो -t/RC, और यहाँ आ जाएगा -1/RC। RC उचक के ऊपर आएगा माइनस के साथ में, तो -RC e की पावर -t/RC। बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आया घबराओ मत, कोशिश तो करो, अच्छा लेवल का कंटेंट पढ़ेंगे। देखो अच्छा ईमानदारी से बताओ, ये चीज़ तुम्हें फेस करनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी? फाइनली ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो आज ही अपन इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करें। तुम ट्राई करो, नहीं होगा तो अगली क्लास में मैं तुम्हें इसके पूरे डाउट्स लूंगा, ऐसे 50 एग्जाम्पल अपन कर लेंगे। लेकिन इसका तरीका देखो, इसको ना e की पावर a इंटू टी से कंपेयर कर लिया करो। फिर ये जो e की पावर ax का है कि a की पावर ax डिवाइड बाय a, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा अपन अटकते हैं, क्योंकि a की वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ से जज नहीं कर पाते, सीधे करते हैं। तो
लेकिन इस तरह से कर लेते हैं तो भैया यहां पर काम आ जाता है वो, राइट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अब अपन काफी अच्छे लेवल पे पहुंच गए, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन 1/ax प्लस बी ऐसा है भाई, 1/2x का तो तुम कर ही लोगे, 1/2 तुमने बाहर निकाल लिया। देखो 1/2x dx का करना है, सिंपल है ये तो, 1/2 इसमें से बाहर निकल जाएगा, फिर बच जाएगा इंटीग्रेशन 1/x dx, तो ये तो सिंपली आ गया 1/2 ln x। ये तो सॉल्व है यहाँ पर, ये तो सॉल्व है यहाँ पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब 1/ax प्लस बी है, जैसे कि मान लो हम करते हैं 1/2x प्लस 3, अब तुम यहां से 2 बाहर नहीं निकाल सकते हो, प्लस का साइन बचेगा, प्लस का साइन बचेगा, तो इसका आंसर क्या आता है, ये तुम डिफरेंशिएट करके वेरीफाई करना, डिफरेंशिएट करके चेन रूल लगाना, इसका आंसर आता है ln 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड हो जाता है यहाँ पर, उससे डिवाइड यहाँ पर हो जाता है, ln 2x प्लस 3 पूरे का डिवाइडेड बाय दैट थिंग। ठीक है भाई, 1/2x, 1/2x में तो 1/2 बाहर आ गया, 1/x बच गया, ln x आ गया यहाँ पर, लेकिन क्योंकि इसमें प्लस लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि इसमें प्लस लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके कारण से इसमें हमें इसको डिफरेंशिएट करके देखो, चलो इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं क्या ये नंबर आ रहा है क्या। एक काम करते हैं, चेन रूल की वापस से प्रैक्टिस करते हैं, चेन रूल की वापस से प्रैक्टिस करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो इस पूरी क्वांटिटी को, तो 1/2 तो बाहर निकाल लो, 1/2 तो बाहर निकाल लो, तो दैट इज इक्वल टू 1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ ln 2x प्लस 3 अपॉन dx। यहाँ पर हम मसाला सेम बनाओ, यहाँ पर हम मसाला सेम बनाओ एक बार को, यहाँ पर हम मसाला सेम बनाते हैं एक बार को अपन, तो 1/2 तो बाहर पड़ा हुआ, इसको बाहर रहने दो, d ln 2x प्लस 3 अपॉन d 2x प्लस 3, चेन रूल लगा रहे हैं, d 2x प्लस 3 अपॉन dx, तो भाई ये 1/2 ln मसाला अपॉन d मसाला 1 बाय मसाला, और 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन इंटू 2 से 2 कटा, देखो 1/2x प्लस 3 आ गया, 1/2x प्लस 3 आ गया, इसका मतलब ये हमने सही लिखा है ना। मुझे पता है टफ है ये सबसे टफ पे पहुंच गए अपन, सबसे टफ पे पहुंच गए अपन ये। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है, इसका जो जनरल फॉर्म होता है, इसका जो जनरल फॉर्म होता है, इंटीग्रेशन 1/ax प्लस बी इज इक्वल टू ln ax प्लस बी डिवाइडेड बाय a, बस ये इसका एक जनरल फॉर्म होता है, ax प्लस बी का ln ax प्लस बी अपॉन a। देखो ये कई बार ना थर्मोडायनेमिक्स में अगर बहुत अच्छा सवाल बन जाता है तब ये इंटीग्रेशन फंसेगा, तब ये इंटीग्रेशन फंस सकता है, बिल्कुल फंस सकता है ये इंटीग्रेशन। ठीक है, तो 1/ax प्लस बी का इंटीग्रेशन ln ax प्लस बी एज इट इज डिवाइड बाय 1/a, डिवाइड बाय 1/a। आया सबको समझ में? ठीक है, ये पार्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, देखो रेयर काम आता है, लेकिन यार एक भी सवाल में काम आता है तो इसको पढ़ना वसूल हो जाता है, राइट। तो भाई ये तो आ ही गया सबको समझ में, क्लियर है। एक बार वापस से बता देता हूं, चलो इसको रिवाइज कर लेते हैं तुरंत। साइन ax का माइनस कॉस ax डिवाइड बाय a डिवाइड बाय a डिवाइड बाय a। ठीक है, तो ये तो हलवे हलवे हो गए, सब में a आइडेंटिफाई कर लिया, डिवाइड कर लिया। फिर हमने x/2 में देखा, माइनस x/2 में तो यहाँ पर a की वैल्यू थी -12, तो e की पावर ax डिवाइड बाय a की वैल्यू थी -12, सॉल्व होते गए, एग्जाम्पल करते गए अपन। फिर अपन ने 1/2x का देखा, 1/2 बाहर आ गया, इसको तो सिंपल तरह से सॉल्व हो गया। लेकिन जब इसका दूसरा फॉर्म आया 1/2x प्लस 3 का, तो इसमें से 2 बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि x के साथ प्लस तो बचेगा ही सही, तो ln 2x प्लस 3 डिवाइड बाय 2, इसका हमने चेक पॉइंट भी कर लिया था, इसका हमने चेक पॉइंट भी कर लिया था, ये इसका हमने यहाँ पर चेक पॉइंट भी कर लिया था।
चलो बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना। तो इसको कन्फ्यूजन के लिए हटा दो एक बार को, ठीक है। इसका चेक पॉइंट ये इधर हो गया, ये बिल्कुल सेम आ रहा है। ऑसम ऑसम, ठीक है। तो 1/ax प्लस बी का ln ax प्लस बी डिवाइड बाई a, राइट। चलो ठीक है ना, इसको लिख लेना। अब जो एक लास्ट पार्ट इंटीग्रेशन में पढ़ना है, लास्ट पार्ट जो इंटीग्रेशन में पढ़ना है वो है कि भाई इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, वो हम सीख चुके हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर दी कर्व, एरिया अंडर दी कर्व। तो अगर हम इंटीग्रेशन y dx, कोई y का फंक्शन है विद रेस्पेक्ट टू x और ऐसा ग्राफ है, तो एरिया स्पीड टाइम का एरिया डिस्टेंस दे रहा था हमको। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया, और एरिया का मतलब होता है इंटीग्रेशन करना। तो ये जो है ये एरिया आपको इंटीग्रेशन दे देगा, या दूसरे टर्म में बात करूं तो इंटीग्रेशन आपको एरिया दे देगा। x1 से x2 मतलब x1 से x2 तक का ये पूरा एरिया आपको मिल जाएगा। इसको काइनेमेटिक्स में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अपन, ये हर जगह काम आएगा, काइनेमेटिक्स में काम आएगा, एनएलएम में काम आएगा, सब जगह काम आएगा ये, है ना। पूरी मैकेनिक्स और एंटायर फिजिक्स में ये चीज़ काम आएगी, मान के चलो आप। एंटायर फिजिक्स में ये चीज़ काम आएगी कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है ग्राफ में एरिया, ग्राफ में एरिया। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है वो अपन स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब ग्राफ का एरिया, ग्राफ का एरिया। एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बताता हूं तुम्हें क्लास में खुद को मैनेज करने के लिए। क्लास में खुद को मैनेज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं, लिसन वेरी केयरफुली। क्या ट्रिक है, जब क्लास में कोई कंटेंट चल रहा होता है, हमें 90% समझ में आ रहा है, मान लो हमें समझ में आ रहा है, एकदम से कोई ऐसी चीज़ आती है जो हमें लगता है यार एकदम से डाइजेस्ट नहीं हुई। अब पता है काफ़ी सारे बच्चों की कहीं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से पढ़ के आए, कहीं से पढ़ के आए, जब पूरा हलवा चल रहा होता है तो उनकी प्रैक्टिस ही नहीं है इस चीज़ को करने की कि यार मुझे एकदम स्मूथ रोड चल रहा है। लेकिन एग्जाम में तो ऐसा नहीं होता है, एग्जाम में तो गड्ढे भी आते हैं, ब्रेकर भी आते हैं, तो उनको प्रैक्टिस ही नहीं होती है अपने आप को संभालने की ऐसी सिचुएशन में। तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो एकदम से हड़बड़ाहट में आ जाते हैं, और यार मेरे को तो आज समझ में ही नहीं आया, और यार लेवल ऊपर हो गया एकदम। तो दो चीज़ों में नुकसान करवाते हैं वो अपना। दो चीज़ों में उनका नुकसान कैसे होता है, एक तो क्योंकि अब यार उसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है, क्योंकि तुम पिछले सालों में एकदम हलवा पढ़ के आए हो, लोग पता नहीं अलग अलग तरीके से बेवकूफ़ बनाते आए हैं, टफ कराते ही नहीं है। लेकिन नीट में एक्चुअल पेपर में तुम्हें स्पीड ब्रेकर भी मिले, गड्ढे भी मिले, रोड ब्लॉक्स भी मिले, ड्रैगन भी मिले, उन सबको फेस हमने क्लास में करना सीखा ही नहीं, सीधे नीट में सीखा। तो वहाँ टेस्ट में भी हमारी बैंड बज गई। तो लोगों ने क्या कर लिया है, इंस्टीट्यूट्स ने, जो सिर्फ बच्चों की पॉपुलैरिटी और उसको देखते हुए, मैं नोट्स देखता हूँ ना यार, मेरे को ऐसी हंसी आती है, भाई तुम फिजिक्स पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो यार। कुछ बच्चे दिखाते ना नोट्स, सर देखो मैं पहले ये पढ़ के आया हूँ, बहुत सारे नोट्स लिखे रहते हैं, धड़ धड़ के कॉपियाँ भरी होती है, एकदम हलवा लेवल चल रहा होता है उसमें। चल बेटा साइन एक्स का करा दिया, 5 एग्जाम्पल 10 एग्जाम्पल करा दिए सेम टू सेम, और बच्चा खुश हो रहा होता है उसमें। उसमें पता है कितना बड़ा नुकसान होता है, टीचर ने तुम्हें तुरंत रटा दिया साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स बाई ए माइनस कॉस एक्स बाई ए। अब तुमने उस रटंत विद्या को बस तुम उसमें वैल्यू डालना सीख रहे हो और उसमें खुश हो रहे हो तुम, पर 2 महीने के बाद 1 महीने के बाद जैसे ही वो कॉन्सेप्ट भूलते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस शैटर हो चुका होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता वो आया क्यों। तो ये हैबिट बदलो। जेईई एडवांस में, जेईई मेन में इस हैबिट को बिल्कुल नहीं डाला जाता, क्योंकि वहां पर एकदम रोड ब्लॉक्स ऐसे मिलते हैं, नीट में भी मिलने लग गए। तो तुम लोग अब इसको हैबिट डालो कि हाउ टू एडजस्ट टू दोज रोड ब्लॉक्स। तो उसमें क्या करा करो, जैसे डॉक्टर इलाज करता है ना, पूरी बॉडी में मान लो कहीं पर कुछ गड़बड़ हो गई या कहीं पर कुछ इन्फेक्शन हो गया, तो या लग गई मान लो कहीं पर, तो हम उस पार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसमें क्या करा करो, माइंड को ट्रेन करो, यार 90% तो मेरे को पूरा समझ में आया, वो तो मेरा कॉन्फिडेंस है।
मेरे सर ने 10% ऐसी चीज़ कराई जो मुझे आज समझ में नहीं आई, चलो मेरे लिए बेनिफिशियल है, मैं कुछ ज़्यादा अच्छा सीख तो रहा हूँ जो मेरा लेवल बढ़ा रही है। तो पहले लेवल पे तो इसको इस एटीट्यूड के साथ देखो, कम से कम यार मेरे सर मेरे साथ ईमानदारी तो रख रहे हैं, बेईमानी तो नहीं कर रहे कम से कम। चलो अच्छी बात है, और मेरे सर मेरे को ट्रेन कर रहे हैं कि मैं कैसे टफ लेवल को अप्रोच करूं। इस एटीट्यूड के साथ टफ प्रॉब्लम को देखा करो। दूसरी बात, उसको बिल्कुल क्वारंटीन कर लिया करो, जैसे कोविड में करा था ना, जैसे जिन जिनको कोविड हुआ था उनको क्वारंटीन कर दिया था, वैसे उस पार्ट को माइंड में क्वारंटीन में डाल दो कि ठीक है 90% तो मेरा बहुत अच्छा है, वेरी गुड, आई हैव डन वेल। अब इस 10% पे मेरे को थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी है समझने के लिए। मुझे समझ में तो सब आया, लेकिन बस इस 10% पे मेरे को एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। तो तुम तुम्हारे माइंड को अफेक्ट नहीं होने दे रहे, कोई टफ कंटेंट मिला तो, समझ रहे हो। तो कभी भी ऐसे आए ना, ठीक है, तो मैं क्या करता था, जैसे जब मैं फिजिक्स पढ़ता था, सर क्लास में पढ़ा रहे हैं, मैं बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ 70% समझ में आता था। मैं जो 30% समझ में नहीं आता था ना, उसको नोट्स तो बुरे बनाता ही था, मैं उसमें पेंसिल से मार कर लेता था, यार इसमें एक्स्ट्रा मेहनत। मैं ये नहीं लिखता था कि मुझे समझ में नहीं आया, नहीं तो माइंड में चीज़ बैठ जाएगी मुझे समझ नहीं आया, मैं लिख देता था इसमें एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी, और आफ्टर दी क्लास उसमें एक्स्ट्रा टाइम देता था। अब उस पर्टिकुलर टाइम में एक्स्ट्रा टाइम दिया, जैसे आज तुम्हारे साथ में सब कुछ तुम्हें समझ में आया, तुमको 2-3 चीज़ें जो है ये जो एक्स्ट्रा मिली कि यार सर ने इसमें जो ये चीज़ करवाई चेक पॉइंट, ये इकलौती तो चीज़ है इसमें नोट्स में डाल लो कि यार मैं इसको करके देखूंगा। जैसे तुम कर लोगे अभी क्लास ख़त्म होने के बाद में, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ जाएगा। आधे बच्चों को तो समझ में आएगा वैसे भी क्लास में ये, लेकिन आधों को जिनको नहीं आया वो इसको नोट्स में यहाँ पर पेंसिल से मार कर लेना कि यार ये एक्स्ट्रा मेहनत, ऐसे पेंसिल से लिखकर इसको यहाँ पर ऐसे मार कर लिया करो, एक्स्ट्रा मेहनत, ऐसे बस ये यहाँ पर एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा मेहनत, ठीक है ना। पर बच्चों मैं इसी तरह से तुम्हारा लेवल अपग्रेड करता रहूंगा, ठीक है ना। आज बताओ तुम्हें ये मिलता ही नहीं, अच्छा चलो एक चीज़ बताओ, एक चीज़ सोच के देखना, चलो बहुत इंपॉर्टेंट बात, तुमको तुम्हारे नोट्स में ये चीज़ मिलती ही नहीं, 100% बच्चा खुश रहता। सर ईमानदारी से सोचो, तुम्हें इसके दर्शन ही नहीं होते और इसके भी नहीं होते, सब खुशी खुशी चल रही थी गाड़ी, मैं भी खुश नहीं, मैं खुश नहीं, सिर्फ तुम खुश, समझ गए, ठीक है। इसलिए चलो बहुत बढ़िया, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो यार, मेरे को पता है, मतलब तुम डाइजेस्ट कर रहे हो, और देखना क्या अपन फोड़ देंगे एकदम, ठीक है। चलो तो भाई इंटीग्रेशन का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन समझ में आया, इसका मतलब है एरिया, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, मतलब हमने इसमें ये वाई डी एक्स, ये वाई डी एक्स, ये डी एक्स और ये वाई डी एक्स, 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 वाई डी एक्स कर करके एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया। आ गया सबको समझ में, सिंपल सिंपल डिम्पल सिंपल है ये तो, ठीक है ना। बस ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन का ये मतलब होता है एरिया अंडर दी ग्राफ, जहां से जहां तक पूछा है। चलो भाई बहुत बहुत बधाई हो, तुम्हारा इंटीग्रेशन खत्म हो गया। अब प्रैक्टिस करनी है, आज सीपीपी जो मिलेगी 30 सवालों की उसमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। रचिता जी कहाँ गए, रचिता जी अनम्यूट करो। ओ छोटा भाई रो रहा है, कॉन्फिडेंस आया नहीं आया इंटीग्रेशन में? हाँ आया। पक्का? वो लास्ट में अपन ने 1 सवाल 2 सवाल एकदम वो टफ लेवल के कर लिए, उससे शेक तो नहीं हुआ कॉन्फिडेंस? नो सर। वो भी आ गया समझ में? यस सर। शाबाश, वेरी गुड। ऐसे पढ़ा था क्या पहले? आप ड्रॉपर हो कि 12th के बाद आए हो बेटा इसरल में? 12th के बाद मैं इसरल ज्वाइन की हूँ। 12th के बाद आपने करा है, तो
ट्वेल्थ में भी इंटीग्रेशन पढ़ा था, 11 12 में बेटा? यस सर। ठीक है, इस तरह से समझ के पढ़ा था कि लॉग वाला कॉन्सेप्ट भी? नहीं, मैंने सिर्फ फॉर्मूला वाला टाइप पढ़ा था। अच्छा, तो अपन इतना डीप लेवल पे पढ़ रहे हैं, ये आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मतलब कॉन्फिडेंस किसमें ज़्यादा आ रहा है, इसमें कि रटने वाले तरीके में? ज़्यादा अच्छा लग रहा है बेटा? इस वाले में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, पहले वाले में सिर्फ थोड़ा सा रट्टाफिकेशन आ रहा था उसमें। ओके, ठीक है बेटा, चलो कंटिन्यू रखोगे ना ये अप्रोच? यस सर। देखो मेरी बहुत मेहनत लग रही है बेटा आप लोगों को वो रटने वाले जोन से बाहर निकाल के समझाने वाले जोन में लाने में, और आप भी बहुत मेहनत कर रहे हो, इसको कंटिन्यू रखना सब लोग, शाबाश। तो बधाई हो, आपका इंटीग्रेशन खत्म हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, ये बिल्कुल आसान है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ये सारी चीजें जो हमारे फिजिक्स में काम आने वाली हैं, मैंने आपको बोला था लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा में यहाँ पर कवर करवाऊंगा स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप करवाने के बाद में, वो छोड़ा था अपन ने, है ना, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डबल डिफरेंशिएशन, वो पैराबोला पढ़ने के बाद में अपन कर लेंगे यहीं पर ही, और लोकल मैक्सिमम मिनिमा भी यहाँ पर निपटा लेंगे। चलो, तो भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट सिस्टम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सिंपल एक लाइन ले लेते हैं पहले, एक्स एक्सिस एक ले लेते हैं, यहाँ पर x बराबर 0 होता है, ये नंबर लाइन है एक। राइट साइड में जनरली पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, है ना, नंबर सिस्टम में, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव होते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसी तरह से y एक्सिस अगर अपन देखें तो ये पॉइंट y बराबर 0 भी होता है, y 0, ऊपर पॉजिटिव होते हैं और नीचे नेगेटिव होता है y। तो भाई इस तरह से 4 क्वाड्रेंट में 2 डायमेंशन स्पेस बढ़ जाती है। 4 क्वाड्रेंट हो गए, देखो यहाँ पर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव, इसमें एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ठीक है, तो ये पूरी स्पेस को कोऑर्डिनेट, इसको जैसे एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, पूरी स्पेस को नंबर में इसलिए बांट दिया ताकि आप कहीं भी किसी भी पॉइंट को लोकेट कर लो। जैसे देखो घरों का एड्रेस होता है ना, सपोज करो घरों का एड्रेस नहीं हो, धरती पर जितने घर हैं एड्रेस नहीं हो उनका, ढूंढना कितना मुश्किल हो जाए, हुए कि नहीं हुए? आपको मान लो लड़की देखने जानी है, अब एड्रेस ही नहीं है उनका, आप किस घर में जाओगे फिर? सर मैं तो हर घर में जाके चेक कर लूँगा, है ना सर, कितना बढ़िया बात है वो तो। नालायक को एड्रेस नहीं हो, सोचो तो कितना दिक्कत हो जाए। कुछ खाना ऑर्डर किया कहीं और चला गया, मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते हम कितना अनसिस्टमेटिक काम हो जाए अगर एड्रेस ही नहीं हो तो। इसी तरह से पूरी स्पेस का आइडेंटिफाई करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए गए कि मेरे को इस बोर्ड पे मान लो जैसे नंबर सिस्टम दे दिए यहाँ पर, है ना, तो भाई हमको सपोज करो कुछ चीज़ लोकेट करनी है, जैसे सपोज करो सिंगल एक्सिस पे लोकेट करनी होती है, तो हम लोकेट कैसे करते हैं? सिंगल एक्सिस पे लोकेट करनी होती है, मान लो ये x बराबर 0 है, भाई ये +1 +2 +3 +4 इस नंबर लाइन पे करनी होती है हमको। तो भाई जैसे कोई बोले x = +1 पे पहुंचो, तो हम तुरंत बोल देते हैं भाई x = +1, यहाँ पर ये पॉइंट हो गया, x = 1 का पॉइंट हो गया। x = 2.5 पे पहुंच रहा है, तो भाई यहाँ पर कहीं बीच में आएगा x = 2.5। x = -3 पे पहुंच रहा है, तो भाई ये पॉइंट हो गया x = -3। जैसे x एक्सिस पे पहुंचे वैसे ही y एक्सिस पे पहुंच सकते हैं। लेकिन 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें, क्योंकि अब मान लो x एक्सिस पे है तो ये वाले पॉइंट्स हो गए, y एक्सिस पे लोकेट करना है तो यहाँ पर घूमते रहेंगे अपन। लेकिन मान लो हमें इस पॉइंट पे यहाँ पर कहीं पर पहुँचना है, इस पॉइंट पे यहाँ पर कहीं पर पहुँचना है। अब इसका तो कुछ x कोऑर्डिनेट भी है, देखो इसका कुछ x कोऑर्डिनेट भी है और इसका कुछ y कोऑर्डिनेट भी है। तो 2 डायमेंशन स्पेस में कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैसे यूज़ करते हैं वो समझते हैं। देखो जरा, तो पहले इनको नंबरिंग कर लेते हैं। तो आपके पास में इस तरह से क्वाड्रेंट गिवन है, फटाफट से 5 मिनट में सब रिवाइज कर लेते हैं अपन ये, ताकि कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं हो।
ये पॉइंट है 0,0, x भी 0 है, y भी 0 है। यहाँ पर x बराबर +1, x बराबर +2, x बराबर +3, x बराबर +4, +5। यहाँ पर -1, -2, -3, -4। यहाँ पर -1 y कोऑर्डिनेट, -2, -3, -4। यहाँ पर +1, +2, +3, +4, ये y कोऑर्डिनेट हो गया ये, ठीक है ना। अब देखो, और यहाँ पर 0,0 हो गया। अब हमें लोकेट करना है 0,2। अब कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस तरह से लिखा जाता है, पहले उसका x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर उसका y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। जब हम ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं, मतलब ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। तो अब हमें 0,2 लोकेट करना है। ये पॉइंट नंबर A मान लो, ये पॉइंट नंबर है A, ये पॉइंट है A पॉइंट मार्क करना है 0,2 पे। तो कैसे करते हैं, देखो x कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हम, x कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ तक पहुँच गए 0 पे। y कोऑर्डिनेट है 2, मतलब y 2 पे चलो, तो 0,2 यहाँ पर आएगा पॉइंट। दिस पॉइंट इज A पॉइंट विच इज 0,2। अब 3,0 मतलब x कोऑर्डिनेट कितना है, x कोऑर्डिनेट है 3, y कोऑर्डिनेट है 0। तो x3 कहाँ पर है, x3 यहाँ पर है, और यहाँ पर y 0 है। मुझे y में जाना ही नहीं है, y में 0 जाना है। ये b पॉइंट है, तो ये हो गया b पॉइंट विच इज 3,0। आया सबको लोकेट करना? बेसिक्स है, आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो भी सीख लो। अब -1,2, चलो बताओ -1,2 किधर आएगा, -1,2 किधर आएगा, -1,2 किधर आएगा भाई? ये पॉइंट था A 0,2, ये पॉइंट था 0,2, ये जो पॉइंट था 0,2, A पॉइंट जो था। अब -1,2 किधर आएगा? सर x में -1, चलो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये वाला। तो x बराबर -1, y बराबर 2, तो x बराबर -1, ये -1 पहुंचे, और y बराबर 2, तो ये जो पॉइंट आ गया -1,2, -1,2 मार्क करना आ गया सबको। अब कर लेंगे -3,0, -3 और y में 0, तो ये पॉइंट हो गया -3,0। अब बाकी आप मार्क कर लेना, 1,1, 1,1, 1 इधर से गए, 1 इधर से गए, ये पॉइंट हो गया 1,1। सारे पॉइंट मार्क कर लोगे। -3, -4, -3 और -4, तो -3 इधर पहुंच गए और -4 इधर पहुंच गए, तो ये पॉइंट हो गया -3, -4, ये -4, ये -3, राइट। चलो शाबाश, बाकी भी मार्क हो जाएंगे, चलो शाबाश, है ना। अब डिस्टेंस फॉर्मूला देख लेते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच में अगर कोऑर्डिनेट हमको गिवन हो, जैसे ये पॉइंट होता है 0, 0, ये पॉइंट है x1, y1, तो भैया ये डिस्टेंस कितना होगा O से लेकर P तक। वेक्टर में बहुत काम आएगा, ये वेक्टर में बहुत काम आता है। तो भैया डिस्टेंस फॉर्मूला बचपन में पढ़ा होगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ओरिजिन से उसका कोऑर्डिनेट। ऐसा क्यों होता है? रटने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, इसमें पाइथागोरस लगा दो, इसमें पाइथागोरस लगा दो आप। ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है y1, ये डिस्टेंस है x1, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट x1 है, इसका कोऑर्डिनेट y1 है। तो ये जो OP डिस्टेंस है, OP डिस्टेंस हो गया √x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, पाइथागोरस से, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे 3,4 का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो सिंपल है, चाहे तो डायग्राम बना सकते हो, नहीं तो सीधा लिख सकते हो। सर 3,4 है, 3,4 है तो ये 3 और ये 4, तो ये 4 और ये 3, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5। सिंपल, ये हो जाएगा 5, राइट। तो अगर x1 y1 कोऑर्डिनेट है तो अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर उसका डिस्टेंस हो जाएगा।
ऑसम ऑसम। चलो अब सपोज करो दो पॉइंट्स हैं ए कॉमा बी, दो पॉइंट्स हैं ए कॉमा बी, एक का कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरे का कोऑर्डिनेट है x2 y2। अच्छा एक चीज और इसमें 3D में, चलो 3D में अगर ये चीज 3D में आती, अगर ये चीज 3D में आती, 3D में आती अगर ये चीज, मान लो इसका होता x1 y1 z1, तो यहाँ पर एक टर्म और ऐड हो जाता z1 स्क्वायर। 3D में एक टर्म और ऐड हो जाता है यहाँ पर z1 स्क्वायर, 3D में आती तो एक टर्म और ऐड हो जाता है इसका z1 स्क्वायर। ठीक है, चलो अब x1 y1 x2 y2 है तो भाई सिंपल है, यहाँ भी पाइथागोरस लगता है। इसका कोऑर्डिनेट था x1 y1, चलो इसको एग्जांपल से देते हैं अपन। सपोज करो एक पॉइंट है 2,1 और एक दूसरा पॉइंट है सपोज करो 6,4। एक पॉइंट है 2,1, एक पॉइंट है 6,4। तो अब इसमें भी पाइथागोरस लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं इसमें पाइथागोरस। कैसे लगाएंगे सर? इसका x कोऑर्डिनेट है 6, इसका है 2, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? x कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट, 6 माइनस 2 दैट इज 4। तो ये लेंथ हो गई 4। ये लेंथ कितनी हो गई? y कोऑर्डिनेट सेकेंड का माइनस y कोऑर्डिनेट फर्स्ट का, y कोऑर्डिनेट सेकेंड का माइनस y कोऑर्डिनेट फर्स्ट का, तो ये कितनी हो गई? 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5। ये हो जाएगा √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5। तो आया समझ में डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसा क्यों आता है? पाइथागोरस लग रहा है, रटने की जरूरत नहीं है, पाइथागोरस लग रहा है कि भैया ये डिस्टेंस दोनों का y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आ गया। जैसे इसका y कोऑर्डिनेट है 4, इसका y कोऑर्डिनेट है 1, तो 4 माइनस 1 3, 4 इसका y कोऑर्डिनेट था y2, इसका y कोऑर्डिनेट था y1, तो ये डिस्टेंस आ गई, ये डिस्टेंस आ गई y2 माइनस y1। इसका x कोऑर्डिनेट था x2, ये डिस्टेंस था x2, ये डिस्टेंस था x1, तो ये आ गई x2 माइनस x1। बस आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। आया समझ में? क्यों दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला ये आता है? सिंपल पाइथागोरस लगा रहे हैं। एक टांग x2 माइनस x1 होती है, एक टांग y2 माइनस y1 होती है। दोनों टांगों को स्क्वायर करके अंडर रूट में कर लो तो भाई साहब उत्तर आ जाता है। आ गयो? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो राइट। चलो आज अबे स्ट्रेट लाइन पढ़ते रहेंगे यार, जिंदगी भरी तो पढ़ाई कर रहे हैं। चलो अब सपोज करो, अब सर आप ऐसी ऐसी शक्ल दिखाओगे, मतलब कैसे काम चलेगा फिर? बिल्कुल अपन पिज़्ज़ा पार्टी करेंगे एक दिन, बिल्कुल करेंगे। एक पिज़्ज़ा यहाँ पर 100 रुपये का मिल रहा है, एक पिज़्ज़ा यहाँ पर 100 रुपये का मिल रहा है। हम सब पिज़्ज़ा खाने गए तो यार बड़ी सिंपल सी बात है, तो तुम फटाक से बता दोगे दो पिज़्ज़ा कितने के मिलेंगे? एक पिज़्ज़ा 100 रुपये का मिल रहा है मान लो, तो दो पिज़्ज़ा कितने के मिलेंगे? 200 के। हम 3 पिज़्ज़ा चेप गए मिलकर 300 रुपये लग जाएंगे, 10 पिज़्ज़ा चेप गए तो 1000 रुपये लग जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाएं, सर आप पिज़्ज़ा में भी ग्राफ ढूंढ लेते हो, मतलब ध्यान से सुनो, देखो सब कुछ प्रैक्टिकल है यार, सब कुछ प्रैक्टिकल है। पहले पढ़ाई नहीं आई, पहले उसकी नीड आई, फिर पढ़ाई आई, और पढ़ाई कुछ होती ही नहीं है, सब आउट ऑफ इंटरेस्ट, मज़े की चीज़ें यार ये। चलो अब मेरे साथ में रहना तुम सब, नहीं तो पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा है। अब एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया? नंबर ऑफ पिज़्ज़ा। वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया? कॉस्ट। ऐसे ग्राफ बनाया जाता है किसी भी चीज़ को एनालाइज करने का। भैया मैं तुम बच्चों को लेके जा रहा हूँ पिज़्ज़ा खिलाने, कितना खर्चा आएगा उसका एनालिसिस तो करना पड़ेगा ना। तुम तो खावड़ों की तरह से लपक लपक के दबा दबा के खाओगे। 2 दिन से सर मैं तो व्रत कर रहा हूँ, आप बताओ, मैं महीने भर से खाना नहीं खाऊंगा, फिर पिज़्ज़ा चेप चेप के खाऊंगा।
तो एनालिसिस तो करना पड़ेगा। अब चलो एनालिसिस करते हैं। मान लो हमने 0 पिज्जा ऑर्डर किए, मान लो किसी एक दिन हमने 0 पिज्जा ऑर्डर किया, हम सिर्फ टाइम पास करने बैठने चले गए। नहीं होता कई बार दोस्त लोगों के साथ में जाते हैं और सबसे सस्ता आइटम ऑर्डर कर देते हैं अगर कोई पूछने आता है तो, होता ही नहीं होता है। मान लो कहीं किसी से मिलना है, 10-15 मिनट के लिए मिलना है, तो कई बार ऐसे नहीं करा तुमने, करा तो होगा। उस कैफ़े में चले गए, आराम से एसी की ठंडी हवा खा के बैठ के आ गए, कुछ ऑर्डर नहीं करा। वाटर बॉटल ऑर्डर करता हूँ सर मैं तो, हाँ बिल्कुल। मान लो हमने 0 पिज़्ज़ा खाया, बताओ कितनी कॉस्ट लगेगी? 0। तो ये 0, तो ये x 0 खाया, ये पिज़्ज़ा है, कितने पिज़्ज़ा खाए और ये कितनी पैसे लगे वो हैं, तो 0 पे 0। यहाँ पर एक पॉइंट मार्क हो जाएगा ग्राफ में, बोलो पॉइंट मार्क हो गया ग्राफ में। चलो बहुत बढ़िया। अब सपोज करो हमने 1 पिज़्ज़ा खाया तो 100 रुपये लगेंगे। तो देखो यहाँ पर एक पॉइंट मार्क हो गया, 1 पिज़्ज़ा खाया 100 रुपये लगे, 1,100, 1,100 का पॉइंट मार्क हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? चलो अब 2 पिज़्ज़ा खाए 200 रुपये, 2 पिज़्ज़ा खाए 200 रुपये, यहाँ पर एक पॉइंट मार्क हो गया। 3 पिज़्ज़ा खाए 300 रुपये, 4 पिज़्ज़ा खाए 400 रुपये। हर पिज़्ज़ा पर पिज़्ज़ा रेट क्या है? पर पिज़्ज़ा रेट क्या है? 100 रुपये। पानी आ रहा है मेरे तो मुंह में भी यार। पर पिज़्ज़ा रेट क्या है? 100 रुपये। चलो अब मैं तुमसे एक बात पूछूं, ध्यान से सुनना। देखो अब मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं, बहुत केयरफुली सुनना। तुम क्या मुझे y और x में रिश्ता बता सकते हो क्या? तुम क्या मुझे इस ग्राफ को देखकर, इस पिज़्ज़ा की रेट और इसको देखकर, क्या तुम x और y में रिश्ता बता सकते हो क्या? कि मैं तुम्हें कोई सा भी x दे रहा हूं, तुम y खटाक से कैसे बता रहे हो? तुम मुझे y और x में रिश्ता बताओ। ये रिश्ता क्या कहलाता है ना? तुम मुझे y और x में रिश्ता बताओ, चलो फटाफट से y और x में रिश्ता बताओ। सर बिल्कुल सिंपल है, आप हर बार x को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप इफेक्टिवली y बराबर 100x कर रहे हो। आप y बराबर 100x कर रहे हो। ऐसे ही कर रहे हैं अपन, x 0 तो 0, 1 तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कुल मिला के। बोलो कर रहे नहीं कर रहे हैं? y इक्वल टू 100x, y इक्वल टू 100x। इसी को अंग्रेजी में इक्वेशन बोलते हैं। और इन पॉइंट को ज्वाइन करें तो देखो प्यारी सी क्या आ रही है। इन पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें मस्त एकदम, तो ये ग्रीन कलर की क्या आ रही है? स्ट्रेट लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है। बस इसलिए हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या थी? स्ट्रेट लाइन। हम स्ट्रेट लाइन को पिज़्ज़ा से समझते हैं भाई। तो अब आप देखो कुछ नहीं है, ये y इक्वल टू 100x स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू 100x। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कहते हैं अंग्रेजी में, पर अंग्रेजी में इसका नाम इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन। इसको पूरा लिखें अगर अपन, इक्वेशन, बस इसको इक्वेशन बोल देते हैं, काम खत्म हो गया। पढ़ ली स्ट्रेट लाइन हमने। अब इसमें जो 100 है, कई लोग रटाने के लिए इसको ऐसे लिख देते हैं y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx। अब यूनिटरी मेथड होती है स्ट्रेट लाइन, यूनिटरी मेथड होती है स्ट्रेट लाइन। y इक्वल टू mx, m बराबर 100, m बराबर 100, m बराबर 100 है यहाँ पर। चलो बहुत बढ़िया। अब एक देखो, एक गजब की चीज़ देखते हैं, बहुत गजब की चीज़ देखते हैं बच्चों, साथ में रहना मेरे, बहुत गजब की चीज़ देखते हैं। आज तक तुमने जो रटा था ना, आज देखो उसका तुम्हें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है। देखो मान लो इसको हम थीटा ले लें, मान लो इसको हम थीटा ले लें, मान लो इसको हम थीटा ले लें, इसको हमने ले लिया थीटा, इसको हमने ले लिया थीटा। अभी ट्राइंगल देखो, अभी ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल देखो तुम, ये छोटू ट्राइंगल देखो तुम, ये ट्राइंगल देखना बच्चा लोग। ये थी 100, ये साइड है 100 और ये साइड है 1, ये साइड है 1, ये साइड है 100। जरा मुझे इस वाले ट्राइंगल में मुझे जरा tan थीटा बताना कितना है? इस ट्राइंगल में tan थीटा बताना कितना है?
इस वाले ट्राइंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है सामने वाली खिड़की और ये 1 है, तो tan थीटा कितना आ गया? 100 आ गया। tan थीटा कितना आ गया? 100 आ गया। यहां पर y इक्वल टू एम एक्स में ये जो y इक्वल टू 100x है, इसमें m को स्लोप बोला जाता है। इसमें m को स्लोप बोलते हैं, स्लोप। ये एक टर्मिनोलॉजी होती है, m को स्लोप बोलते हैं कि पर यूनिट रेट कितनी है उसको स्लोप बोला जाता है, स्लोप, उसको स्लोप बोला जाता है। तो बताओ इस वाले केस में y इक्वल टू 100x में स्लोप कितनी है? स्लोप कितनी है इसमें बताओ जरा? स्लोप कितनी है? 100। स्लोप कितनी है? 100। और इत्तेफाक से tan थीटा भी कितना आ रहा है? tan थीटा भी 100 आ रहा है, tan थीटा भी 100 आ रहा है। तो फील आई क्यों हम स्लोप को tan थीटा के बराबर बोलते हैं? tan थीटा कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। हमने स्ट्रेट लाइन में हो सकता है बचपन में रटा हो कि tan थीटा बराबर स्लोप होती है, tan थीटा बराबर स्लोप होती है, रटा था क्या? पर रटने की जरूरत नहीं है भाई। स्लोप उसको कहते हैं पर यूनिट रेट कितनी है उसे स्लोप बोलते हैं। और जब प्यारा सा ट्राइंगल बन रहा है और हर ट्राइंगल का तुम बड़ा ट्राइंगल भी ले लो, 200/2 100, 300/3 100, tan थीटा 100 के बराबर आ रहा है, इसलिए tan थीटा स्लोप बोली जाती है। फील आई क्या सबको? शाबाश, बहुत बढ़िया। अब चलो, अब हमने क्या करा, दुकान वाले को कई बार उल्लू भी बनाया 0 पिज़्ज़ा लेकर। अब अगले दिन जब हम वापस गए पिज़्ज़ा लेने तो दुकान वाले ने एक चीज ऐड कर दी। तुम साला फ्री फोकट में खाना खाने आते हो मेरे यहाँ पर? अच्छा बेटा, अब कुछ लो मत लो, एंट्री फीस 50 रुपए की लगने वाली है। एंट्री फीस 50 रुपए की लगने वाली है, मतलब अगर इस दुकान में जाना ही है तो 50 रुपए तो लगेंगे ही, भले पिज़्ज़ा खाओ या मत खाओ। और पर पिज़्ज़ा की रेट तो 100 ही है। दुकान वाला समझदार हो गया, उसने कहा अच्छा बेटा खाली फोकट आ रहे हो तुम, 50 रुपए दे के जाओ। अब वापस से अपन ग्राफ बनाते हैं, चलो अब तुम बताना, अब ढंग से बताना। अब मानो तुमने 0 पिज़्ज़ा खाए, मैं नंबर मार्क कर दिया यहाँ पर, 0 पिज़्ज़ा खाए तुमने, बताओ कितने पैसे लगेंगे तुम्हारे? अब 0 पिज़्ज़ा खाने पर कितने पैसे लगेंगे अपने? 0 नहीं लगेंगे, एंट्री फीस है 50 रुपए की फिक्स। सर 50 रुपए लगेंगे, यस, तो 0 पिज़्ज़ा खाने पे अब 50 रुपए लगेंगे। तो अब यहाँ पर पॉइंट मार्क कर दिया 0,50 पे, 0,50 पे। एक पिज़्ज़ा खाओगे, बताओ कितने लगेंगे? एक पिज़्ज़ा खाओगे कितने पैसे लगेंगे, फटाफट से बताओ। एक पिज़्ज़ा खाने पे कितने पैसे लगेंगे? 150। शाबाश, बिल्कुल सही। 100 रुपये तो पिज़्ज़ा के प्लस 50 रुपये एंट्री फीस के, तो एक पिज़्ज़ा खाने पे 150 रुपीज़ लगेंगे। अब 150 रुपीज़ लगेंगे, शाबाश। 2 पिज़्ज़ा खाने में बताओ कितने लगेंगे? 2 पिज़्ज़ा खाने पे 250, 200 रुपये तो उसके और 50 रुपये। 3 पिज़्ज़ा खाने पे 350 रुपये। इसको ज्वाइन कर दोगे तो भी स्ट्रेट लाइन आएगी। अब क्या तुम लोग, अब मैं चैलेंज कर रहा हूं तुम्हें, तुम क्या अब बता सकते हो क्या? कमेंट में बताना स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, क्या रिश्ता है y और x में? अब 100x + 50, शाबाश। हाँ, 50 रुपये तो कांस्टेंट हर बार लगी रहे, चाहे खाओ मत खाओ। पिछली दुकान पे जब गए थे पिछले दिन तो 100x लग रही थी पिज़्ज़ा के हिसाब से, आज 50 रुपये का एडिशन हो गया। तो इस लाइन की जो इक्वेशन आ रही है 100x पिज़्ज़ा की फीस, x पिज़्ज़ा की प्लस 50 रुपये एंट्री फीस। तो देखो अब इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या आई? 100 रुपये रेट थी इंटू एक्स की इतने पैसे लगे प्लस 50 रुपये कांस्टेंट लगा, तो ये जो इक्वेशन आ रही है mx + c फॉर्मेट की आ रही है, 100x + 50, जिसमें m को बोला जाता है स्लोप,
m को बोला जाता है स्लोप, और जो आती है tan थीटा के बराबर। देखो ये 1 है, अगर मैं एक छोटा ट्राइंगल लूँ, ये छोटा ट्राइंगल लूँ, यहाँ से tan थीटा लें, अगर अपन यहाँ से tan थीटा लें, एक्स एक्सिस के साथ में मेजर करें tan थीटा, तो ये tan थीटा, ये डिफरेंस हो गया 100 का, 250 माइनस 150 100, ये डिफरेंस हो गया 2 माइनस 1 1। तो यहाँ पर tan थीटा कितना आ रहा है, यहाँ पर tan थीटा कितना आ रहा है, tan थीटा आ रहा है यहाँ पर 100, tan थीटा यहाँ पर आ रहा है 100, tan थीटा यहाँ पर आ रहा है 100, tan थीटा भी देखो यहाँ पर आ रहा है 100, और स्लोप भी आ रही है 100। बोलो बात समझ में आई क्या सबको? तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जब भी दिखे तो x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब वो पर यूनिट पिज़्ज़ा की रेट है, और c तो एंट्री फीस है जो हर उसमें हम दे रहे हैं। तो बस ये ऐसी होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। बोलो फील आई? देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो बहुत आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग रहेगा। देखो एक एक ये जो है ना, एक एक इसमें काम करने के लिए इतना वर्क करना पड़ता है। देखो इसमें मैं आपको बताता हूँ, देखो ये इतना वर्क करना पड़ता है एक स्लाइड ऐसे एनिमेशन की बनाने के लिए। एक एक हाथ से मैनुअली करा हुआ काम है ये, एक एक हाथ से मैनुअली एक एक स्टेप सेट करी गई है। देखो पूरी एक एक एनिमेशन सेट करा गया है, इतने एनिमेशंस हैं एक पर्टिकुलर स्लाइड में। आप देखोगे लाइन से ये इतनी मेहनत होती है एक एक, मतलब इस स्लाइड को बनाने में ही 1 घंटा मिनिमम, एक स्लाइड को बनाने में 1 घंटा मिनिमम लगता है, तब जाकर जो है फील आती है स्ट्रेट लाइन की, तब जाके स्ट्रेट लाइन की फील आती है। फील आई क्या स्ट्रेट लाइन की? ठीक है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज द जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, जहां पर m स्लोप होती है और c कांस्टेंट टर्म होता है। m जो रेट होती है वो पर यूनिट रेट होती है कि एक चीज की कितनी रेट है, एक चीज की कितनी रेट है, और c कांस्टेंट टर्म इसलिए कहलाता है कि ये हर में जुड़ेगी। बोलो ठीक है, चलो राइट। तो इसका मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा, इसको अपन फॉर्मली स्ट्रेट लाइन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरह से अगली क्लास से पढ़ते हैं। अब आपकी कल भी क्लास आएगी तो कल अपन ये पूरे ग्राफ्स निपटा लेंगे। आज मोटे मोटे तौर पे स्ट्रेट लाइन की फील हमने ले ली, कल इसको फॉर्मली मैथमेटिकली सब तरह से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज का होमवर्क क्या है? CPP 5। तो होमवर्क क्या है? होमवर्क क्या है हमारा? CPP 5। ठीक है, चलो ओके बच्चों।